Hello dear students, once again welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we understand about the political science for class 9th and it is our fourth part of first chapter. Our today's topic is does democracy suit all nation? क्या डेमोक्रेसी सभी नेशंस को सूट करती है, यानी कि जितने भी नेशन हैं उन सभी के लिए डेमोक्रेसी ठीक है? तो इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं पहले। तो कहता है कंट्रीज विच हैव अ स्टेबल डेमोक्रेसी आर नोन एज हाई रेट ऑफ लिटरेसी। वो कंट्रीज जिनकी डेमोक्रेसी क्या है, स्टेबल है, तो वो कैसे, उनकी जो लिटरेसी रेट होती है वो भी क्या होती है, हाई होती है, यानी कि ज़्यादा अच्छी होती है। और द डेवलपमेंट इकोनॉमी, और उनकी इकोनॉमी जो होती है वो डेवलप्ड होती है। एंड वेल ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल पार्टीज डज, और उनकी जो पार्टीज भी होती है वहाँ की वेल ऑर्गेनाइज होती है, एक सिस्टम पे काम करती है प्रॉपर, यानी कि वो स्टेबल डेमोक्रेसी। डज दिस मीन्स दैट द डेमोक्रेसी इज नॉट सुटेबल फॉर द पुअर डेवलपिंग कंट्रीज। इसका मतलब ये तो नहीं हुआ, ये हुआ क्या कि जो डेमोक्रेसी है वो पुअर कंट्रीज के लिए नहीं है क्या? ऐसा है क्या? तो कहता है इट्स ऑफन सेड दैट डिक्टेटर्स आर कैपेबल ऑफ टेकिंग अ क्विक डिसीजन, डिसाइसिव एक्शंस। ये ज़्यादातर देखा गया है कि जो डिक्टेटर होते हैं वो क्या करते हैं, जल्दी डिसीजन ले लेते हैं और डिसाइसिव, जो ज़रूरत के हिसाब से एक्शन भी बहुत अच्छे तरीके से ले लेते हैं, यानी कि जैसा ज़रूरत है उसके साथ इंस्टेंट उनकी एक्शन लेना, डिसीजन लेने का काम करते हैं। दे केप्ट डिसाइसिव फोर्सेस अंडर चेक एंड अंडर द कंडीशन ऑफ द पॉवर्टीज एंड इनस्टेबिलिटीज ऑफ द डिक्टेटरशिप टू विल बी फाउंड मोर इफिशिएंट एंड फास्टर मूविंग। कहता है कि दे केप्ट डिसाइसिव फोर्सेस अंडर द चेक एंड अंडर द कंडीशन ऑफ द पॉवर्टीज। वो क्या करते हैं, अपने जो डिसाइसिव फोर्सेस होती हैं, जो उनके पास अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज होते हैं, जो वे ऑफ मीडियम्स होते हैं, उनको वो लगातार अंडर चेक रखते हैं, उनका इस्तेमाल करते रहते हैं। किसके लिए? कहते हैं कि एंड द अंडर द कंडीशन ऑफ द पॉवर्टीज, पॉवर्टी की कंडीशन को मेंटेन करने के लिए। और ये भी कहता है इन इंस्टेबिलिटीज ऑफ द डिक्टेटरशिप फाउंड मोर इफिशिएंट एंड फास्टर मूविंग, और इस जो इनकी इफिशियंसी होती है वो मोर इफिशिएंट होते हैं और फास्ट मूविंग होती है, यानी ये जो अपनी चीज़ों को करते हैं बहुत जल्दी जल्दी कर पाते हैं। पर डिक्टेटर यानी कि ये जो भी काम करते हैं जल्दी डिसीजन ले पाते हैं, जो भी इनकी पॉलिसी उसको जल्दी इंप्लीमेंट करके उसको तेजी से कवर अप करने का काम करते हैं। और ये भी डिक्टेटर्स आर द पैरासाइज फॉर देयर एबिलिटीज टू फंक्शन इफिशिएंटली एंड प्रॉम्प्टली। अगर डिक्टेटर्स की बात करें तो पूरी तरह पैराडाइज होते हैं अपने फंक्शंस को लेके, यानी कि अपनी चीज़ों को लेके, जो वो काम कर रहे हैं, जो पॉलिसीज बना रहे हैं उनको लेके वो बहुत ही सजग होते हैं और उसको पूरी तरीके से वर्क करते रहते हैं। फिर कहता है ऑपरेशंस एंड द पुअर्स्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द डिक्टेटरशिप। इसका सिचुएशन क्या होता है कि जब वो अपनी मर्जी के, देखो सबसे बड़ी चीज़ का डिक्टेटर जो होता है वो सेल्फ ओरिएंटेड होता है, यानी उसका ज़्यादा पॉलिसीज होती है उसके और उसके जानने वाले लोगों के बेनिफिट को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो वहाँ पे जो होती है उसके अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सोचने की वजह से जो इकोनॉमी होती है वो कैसी होती है, पुअर डेवलपमेंट हो रही है अंडर डिक्टेटरशिप, अच्छी डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। द ट्रुथ सीम्स टू बी The truth seems to be that dictators contain within it the seeds of the oppressions and decades. अगर देखें तो सच्चाई ये है कि पिछले कई सालों से, कई दशकों से जो डिक्टेटर हैं वो ऐसी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं, वो अपनी मर्जी का काम करते हैं। और ये भी कहता है इन कंट्रीज वेयर द डिक्टेटर्स और द मिलिट्री जो emphasize power, there were no election and there was also a poor level of development. और यहाँ पे कहता है डिक्टेटरशिप में सिचुएशन जो होती है, डिक्टेटरशिप के होने की कंडीशन में क्या है, या फिर जहाँ पे मिलिट्री पावर में है उस सिचुएशन में क्या पे, तो वहाँ पे इलेक्शन नहीं होता, और इलेक्शन ना होने की वजह से जो पुअर लेवल ऑफ डेवलपमेंट रहता है, यानी कि वहाँ पे पावर कुछ फ्यू हैंड्स में होता है, और जब फ्यू हैंड्स में होगा तो अपनी पॉलिसीज अपने प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बनाते हैं, जिसकी वजह से जो डेवलपमेंट का प्रोसीजर होगा क्या होगा, लेवल ऑफ डेवलपमेंट कैसा होगा, वेरी पुअर होगा। एग्जाम्पल इन दिस कैटेगरीज इंक्लूडिंग द नाइजीरिया, बांग्लादेश एंड घाना, ये बड़े अच्छे एग्जाम्पल हैं, जिसमें अगर देखें तो नाइजीरिया जो होता है वो 1963 में, कहता नाइजीरिया बिकम इंडिपेंडेंट इन 1960 एंड रिपब्लिक इन 1963। वो 1960 में क्या हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ और रिपब्लिक हुआ 1963 में। फिर कहता है मिलिट्री हैज़ द रूल्ड कंट्रीज फॉर द 30 आउट ऑफ इट्स 50। अब 50 साल में मिलिट्री ने क्या किया है, 30 साल मिलिट्री ही रूल कर रही है, यानी कहीं ना कहीं उसने अपने पावर्स को इस तरीके से जनरेट कर रखा है
कि जिसमें वो ज़्यादातर उसका अपना बेनिफिट हो, इलेक्शन भी अगर होता है तो उसका अपना बेनिफिट हो। तो पाकिस्तान का एग्जांपल जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या किया था, बहुत सारे ऐसे अमेंडमेंट लेके आए जिसमें राष्ट्रपति जो होता है, प्रेसिडेंट का जो राइट होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा करने का काम किया गया था, ठीक है। और इलेक्शन में भी वो अपने हिसाब से उसमें मॉडिफिकेशन करते रहे, ठीक है। द आर्मी फेल टू ओवरकम द ट्राइबल टेंशन विद इन इट्स ओन रैंक्ड। आर्मी का फेल कर गई, जो ट्राइबल टेंशन थे, ट्राइबल पीपल्स के साथ जो इनका संघर्ष रहा उनको मेंटेन करने में वो फेल कर गए। और ये भी कहता पीपल वेयर द चीफ विक्टिम whom the dictators denied the liberty and the breeds both। नॉर्मली क्या होता है, जो इस डिक्टेटरशिप की अगर बात करें तो लोग जो होते हैं इसके मेन विक्टिम होते हैं। इसका जो सीधा सीधा प्रभाव होता है वो लोगों के ऊपर पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनकी जो लिबर्टी होती है उसको डिनाई कर दिया जाती है, जो भाईचारा होता है उसको डिनाई कर दिया जाता है, उनको खाने पीने में भी प्रॉब्लम होती है, तमाम तरह की चीज़ें जो होती है वो नहीं मिलती हैं। इस तरीके से देखें तो डिक्टेटरशिप कहीं ना कहीं एक बड़ा बैड इम्पैक्ट को जनरेट करता है। यहाँ अगर देखें देयर वाज ओपन द लूटिंग द स्टेट ऑफ द ट्रेजरी ऑफ अकबक्का। यहाँ पे भी नाइजीरिया की बात की 1999 में अगर देखें तो वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे सिचुएशन है जहाँ पे मिलिट्री रूल होने की वजह से मिलिट्री ने क्या किया, अपने प्रॉफिट को फोकस करते हुए अपने पॉलिसीज को बनाने का काम किया और जो स्टेट की ट्रेजरी थी उसको लूटने का काम किया। द होल्डर ऑफ द टोटल पावर, अगर आज के टाइम 20th सेंचुरी की अगर बात करें तो स्टालिन हो गया, हिटलर हो गए, मोसलिन्स हो गए, मोआ हो गए, ये बड़े क्रिमिनल टाइप के या फिर यूँ कह लीजिए कि आज के टाइम में डिक्टेटर के रूप में बहुत 20th सेंचुरी के डिक्टेटर है। और भी कहता है एडोल्फ हिटलर वाज द डिक्टेटर ऑफ द जर्मनी फ्रॉम 19। एडोल्फ हिटलर क्या था, जर्मनी का क्या था, वो डिक्टेटर था और ये 1933 से 1945 तक बना रहा। He believed that Germany is defeated in the First World War was due to the fact that the Jews and the communists betrayed Germany। अब यहाँ पे कहता है कि जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट था इसमें जर्मनी के हारने का जो मेन रीजन था वो ज्यूस थे और कम्युनिस्ट थे, जो जर्मनी के लीडरशिप में या जर्मनी में रहते थे। तो इन लोगों को वो मानता था कि ये मेन रीजंस हैं, ठीक है। और ये भी कहता है इन 1935 द ज्यूस वर सॉरी और ज्यूस 1935 में ज्यूस को क्या किया, ज्यूस वर डिस्प्लेसिव द जर्मनी सिटीजनशिप, ज्यूस को जर्मनी सिटीजनशिप से हटा दिया गया, वो जर्मन सिटीजन्स रहे ही नहीं। और देयर वर द फोर्स्ड आउट ऑफ द जॉब, देयर बिजनेस फॉर्म्स वर द confiscated gas chamber and has been especially built by the Germany so that they could be filled with the poisonous gases, killed hundred of the Jews in no time। अब इसमें क्या रहा, तो हिटलर ने क्या किया था, पहले तो उनको जॉब वगैरह से निकाल दिया, ऑफिसर थे उनको उनके ऑफिस से जॉब से निकाल दिया गया, जो बिजनेस होल्डर्स थे उनके बिजनेस को बंद कर दिया गया और ज़्यादातर लोगों को क्या किया, उसने गैस चैम्बर में बंद करके उनको गैस से, पॉइजनस गैस से मारने का काम किया। द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड वर द शॉक्ड बाय सच द बॉर्डेनियस एक्ट। इस तरीके के बॉर्डेनियस एक्ट की वजह से, यानी कि बड़े बुरे बिहेवियर की वजह से जो दुनिया के लोग थे, दुनिया भर के लोग थे, वो बहुत ही क्या थे, शॉक्ड थे। ऐसा उसने कैसे कर दिया, ऐसा उसको नहीं करना चाहिए। द प्रोफेसर अमर्त्य सेन एज द eminent economist described the history of the famines. He said the famines occurs the mostly in countries under the foreign dominations और द डिक्टेरियल रेजिम्स। तो कहता है कि अगर देखें इकोनॉमी की बात करें तो डिस्क्राइब करते हैं, ये अमर्त्य सेन डिस्क्राइब करते हैं इसको, कि वो कहते हैं द अकर्स ऑफ मोस्टली कंट्रीज अंडर द फॉरेन डिक्टेरियल रेजिम। ज़्यादातर जो फॉरेन डिक्टेरियल था, यानी अगर देखें तो फॉरेन से कॉलोनी वाली सिचुएशन जो थी, उस सिचुएशन में ज़्यादातर पॉलिसीज कॉलोनियल जो ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ थे, ब्रिटिशर्स ने अपनी पॉलिसीज को अपने प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाने का काम किया था, जिससे हमारे यहाँ की जो अपनी इकोनॉमी थी वो पूरी तरीके से डंप हुई। सेम सिचुएशन यहाँ पे ये कहते हैं। रिसेंट द फेमिन और द यूथ इथियोपिया, सोमालिया, सूडान इलस्ट्रेट द पॉइंट ऑफ वाज मेकिंग देयर। कहता कि अब आज के टाइम की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं डिक्टेरियल सिचुएशन चलती है, इथियोपिया में डिक्टेटरशिप चलती है, सोमालिया हो गई, सूडान हो गई, ये आज के मॉडर्न टाइम में एक इलस्ट्रेशन के पॉइंट, एक एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं।
देयर आर रीजन वाई इट सो, ऐसा क्यों होता है, वो ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है, इसका एक रीजन है। अंडर द डिक्टेटरशिप देयर आर द नाइदर द अपोजिशन पार्टीज और नॉर अ फ्री प्रेस और द जर्नलिस्ट। अब इसमें क्या होता है कि डिक्टेटरशिप में कोई अपोजिशन पार्टी नहीं, तो एक ही पार्टी होती है, और ना ही हमारे प्रेस को फ्री रखा गया है, यानी कि प्रेस को वो आज़ादी नहीं है फिर जर्नलिज्म को कि वो जो सही चीज़ें हैं उसको दिखा सके। जब वो सही चीज़ें दिखाती नहीं है तो होता क्या है, देयर आर द रूलर्स नेवर नो व्हाट द हैपनिंग्स इन द कंट्री। रूलर्स को ये पता ही नहीं चलता कि कंट्रीज में, हमारे अपने देश में क्या हो रहा है। जब पता नहीं चलता फिर क्या होता है, frequently the measures they are not taken the prevent serious food shortage from the happening। और इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो ग्रोइंग सिचुएशन होती है या जो बिहेवियर होता है, जब रूलर को पता ही नहीं होता कि एग्जैक्टली उसके डिसीजन से उसकी अपनी इकोनॉमी के ऊपर, उसके अपने लोगों के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, तो वो उसको सीरियसली ले ही नहीं पाता है। ठीक है, उसको वो सही तरीके से नहीं देख पाता जिस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखना चाहिए, तो वो बस अपनी मर्जी करता चला जाता है। अब अगर बात करते हैं डिक्टेटरीज गुड परफॉर्मेंस, डिक्टेटरीज की अगर बात करें तो कुछ डिक्टेटरीज ऐसे है जिसका कुछ चीज बहुत ही अच्छी रही, जैसे कहता है तो वी आर एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द डिक्टोरियल रेजिम। ऑन द अदर हैंड द डिक्टेटरीज परफॉर्म वेल इवन अंडर द अनफेवरेबल कंडीशन। अगर बात करें डेमोक्रेसीज, या कहता है डेमोक्रेसीज गुड परफॉर्मेंस। अगर देखें तो डिक्टेरियल सिचुएशन में क्या होता है, जो ग्रोथ होता है वो पूरी तरीके से डिसअपॉइंटेड होता है, यानी अगर देखें तो बेहतर ग्रोथ नहीं होता है, लेकिन कंडीशन अनफेवरेबल होने के बावजूद भी डेमोक्रेसी में जो परफॉर्मेंस होता है वो कैसा होता है, बढ़िया होता है। टेक अ केस ऑफ इंडिया, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया वाज द कॉलोनी ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन की कॉलोनी थी, और ब्रिटेन ने क्या किया था, रूल को डेलिबरेटली अगर देखें तो केपर्ड इंडियन आर्ट्स एंड क्राफ्ट, अपने यहाँ जो रूल्स रेगुलेशन बनाए वो इंडियन आर्ट एंड क्राफ्ट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए थे, खत्म करने के। इंडिया वॉज बीइंग द गवर्न विद द ब्रिटिश इंटरेस्ट, इंडिया को जो उसने गवर्न किया ब्रिटिशर्स ने, उसको ब्रिटिश इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से किया, यानी कि जो फायदा हुआ ब्रिटिशर्स को ही हो इन द व्यू। कैसे उन्होंने जमींदार और ब्रिटिश रिवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए जमींदारी सिस्टम को ऑफर्स किया, तो ऑफिसर्स जो थे वो स्ट्रिक्टली रिवेन्यू को कलेक्ट करने का काम करते थे, यानी जमींदार जो होते थे और ब्रिटिशर जो होते थे वो रिवेन्यू को स्ट्रिक्टली कलेक्ट करने का काम करते थे। लाइफ वाज द हार्ड इवन द ईयर्स ऑफ द नॉर्मल क्रॉप्स, जो नॉर्मल क्रॉपिंग टाइम होती थी उसमें जो जीवन होता था लोगों का, यानी कि खाने पीने की अगर बात करें तो फूड की स्कार्सिटी हमेशा बनी रहती थी, बहुत हार्ड होता था। व्हेन द फेमिनिस्ट केम दे ब्रॉट टू द पीपल अनबाउंडेड masteries, the policies of the divided and rules are followed by the colonial masters brought about the rift along the coast and religious line। अब इन सभी चीज़ों में कहीं ना कहीं एक मेन रीज़न निकल के आता है, जो उन्होंने पॉलिसीज बनाई थी हमारे यहाँ, तो डिवाइड एंड रूल के पॉलिसीज को फोकस करते हुए उन्होंने क्या किया था, पॉलिसीज को बनाने का काम किया था, और जिसका जो सबसे बड़ा रीजन रहा कास्ट और रिलीजियस रहा, धर्म और जाति के नाम पे उन्होंने हमें डिवाइड करने का काम किया, और उसके हिसाब से अपने प्रॉफिट को फोकस करते हुए उन्होंने पॉलिसीज को बनाने का काम किया था। अगर हम इंडिया की बात करें तो कहता है इंडिया बेनिफिटेड इमीडिएटली इंटरनेशनली फ्रॉम द वेल एस्टैब्लिश पार्लियामेंट इंस्टीट्यूशंस। इंडिया की अगर बात करते हैं, इंडिया की एग्जांपल ले रहे हैं, तो इंडिया में इसका फायदा कैसे रहा कि इसने जो आज़ादी के तुरंत बाद थोड़े ही समय में क्या किया, एक वेल एस्टैब्लिश पार्लियामेंट्री का गठन कर लिया, पार्लियामेंट्री को लेके आए वो, ठीक है, इंस्टीट्यूशन अंडर द फार साइड एंड द सेंसिटिव पॉलिटिशियंस, और सेंसिटिव पॉलिटिशियंस थे जो डिसीजन वगैरह लेने में बहुत ही सोच समझ कर डिसीजन लेते थे, और उसका जो सिचुएशन था कि वेलफेयर का कॉन्सेप्ट होता था उस पर मेंटेन करते थे। वी हैव बीन ऑल्सो टू कंडक्ट द पीरियोडिक इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड द स्टेट असेंबली। अब इंडिया में क्या होना, पीरियोडिक इलेक्शन होने से आपको पता है कि 5 ईयर्स में हमारा एक इलेक्शन होता है, तो ये पीरियोडिक इलेक्शन दोनों स्टेट के लिए, यानी दोनों तरह के, लोकसभा और स्टेट असेंबली के लिए हो रहा था, और लोग भी इसमें इलेक्टोरल प्रोसेस में कमेंडेबल होते थे, यानी पार्टिसिपेशन उनका बहुत बेहतर होता था। अगर हम बात करें फर्स्ट पॉइंट की, तो कहता है लिटरेसी फिगर इन ईयर 1951 इज 18.33%, लेकिन ये 2007 में लिटरेसी रेट क्या हो गया नेशनल की 75% हो गया है। लैंड अंडर यूटिलाइजेशन की अगर बात करें
ठीक है। लैंड यूटिलाइजेशन फिगर की अगर बात करें तो 1950 में जो लैंड हुआ करता था वो हमारे पास यूटिलाइजेशन के पॉइंट में 1187 हुआ करता था, लेकिन 2000 में कितना हमने बना लिया, 1482 के करीब का हमने इंक्रीज किया फिगर किसका, कल्टीवेबल लैंड का। इंडिया के वेलफेयर की सिचुएशन की बात करें तो इंडिया इज द वेलफेयर स्टेट committed to the welfare of its people in general and the weaker sections of societies। तो हमारे यहाँ क्या है कि हम जब भी बात करते हैं तो हमारा जो कंट्री है वो वेलफेयर के कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करते हुए, वेलफेयर मतलब सबके भलाई की बात करता हुआ सोसाइटी के डेवलपमेंट की बात करता हुआ, और इसमें जैसे इसमें जो मेन फोकस था वो शेड्यूल कास्ट का था, शेड्यूल ट्राइब कास्ट का था, SC/ST, और इसके साथ साथ OBC का भी था, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए था। यानी कि वो लोग जो इकोनॉमिकल लेवल से बहुत ही पिछड़े हुए हैं, इनके डेवलपमेंट को फोकस करके बनाया गया था। फोर्थ पॉइंट की अगर बात करते हैं तो कहता था गवर्नमेंट हैज इनएक्टेड द सम स्पेशल लॉज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द वुमेन सच एज जॉब प्रोटेक्शंस एंड द सती प्रथा, सती प्रिवेंशन एक्ट एंड द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। तो अगर देखें तो हमारे यहाँ क्या है कि विमेंस जब काम करते हैं, मेन एंड वीमेंस जब दोनों काम करते हैं तो मेल को ज़्यादा रेम्यूनरेशन दिया जाता है उसके काम के बदले, जबकि फीमेल को कम दिया जाता है। तो इसके अगेंस्ट गवर्नमेंट ने क्या किया, एक्ट लाने का काम किया कि उनको इक्वल वर्क के लिए इक्वल रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। साथ ही साथ जॉबी प्रोविजन की अगर बात करें, इसके साथ सती प्रथा की बात करें, सती प्रिवेंशन की बात करें, तो ऐसे जो कह लीजिए कि जो बुरे कल्चर थे उनको रिड्यूस करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग तरीके की पॉलिसीज लाने का काम किया। फिर कहता है आवर अचीवमेंट्स एज अ डेमोक्रेटिक नेशन आर मेनी बट वी शुड नॉट लॉस साइट ऑफ द फैक्ट दैट नियरली 28% ऑफ आवर पॉपुलेशन स्टिल लिव द एक्सट्रीम पॉवर्टी। ठीक है, हमारी अचीवमेंट जो रही डेमोक्रेटिक कंट्रीज के रूप में बहुत सारी रही, लेकिन हमें दूसरे पक्ष को भी इसके समझना चाहिए। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी अपनी कंट्रीज में आज भी 28% ऑफ पीपल जो हैं वो एक्सट्रीम पॉवर्टी, बहुत ही गरीबी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें ज़्यादातर क्या होते हैं, SC/ST कैटेगरी के लोग होते हैं, ट्राइबल पीपल्स होते हैं। So dear students, in this video that's all. If you have any type of the doubt or the query, you should be consulted through the Google Classroom. Thank you.